दोस्तों 1 किलो गोबर की कीमत कितनी होती है? 1 रुपया। और उसी गोबर पे खड़ा हुआ एक प्लांट साल के लगभग 12 करोड़ रुपए आज दिन बना रहा है। गुजरात के बनसकंड के अंदर बनास डेयरी यानी अमूल वालों ने अपने किसानों से रोज ये गोबर खरीदना शुरू कर दिया है 1 रुपए पर किलो के रेट पे। और उसी कचरे से वो चुपके से इंडिया के सबसे बड़ा वाला जो इम्पोर्ट का कॉम्पोनेंट है ना, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। केमिकल खाद का इम्पोर्ट, मतलब यार ऐसे समझो DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट नाम से एक आपका फर्टिलाइजर होता है। उसकी बोरी किसानों को तो फिर भी चलो ठीक ठाक रेट पे मिल जाती है, और इसका 90% जो भी रॉ मटेरियल है ना, वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो असली सवाल ये आता है कि यार 1 रुपए का गोबर अरबों रुपए के इस इंपोर्ट को आखिर कैसे अटैक कर रहा है, इसे कम करने में कैसे हेल्प कर रहा है, और इस पूरे के पूरे खेल में आखिर पैसा कैसे बनता है और किसके पास जाता है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जिसे सब लोग जनरली मिस कर देते हैं। देखो, जब गोबर को लेकर के बायोगैस बनाया जाता है, मतलब बायोगैस का पहले प्लांट बनाया गया, उससे जब बायोगैस यहाँ पे बन गया तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे बचती है एक चीज जिसे कोई भी नहीं गिनता, वो होती है स्लरी। स्लरी मतलब बचा हुआ गीला कीचड़ जैसा कुछ कंपोनेंट होता है, जिसे प्लांट की भाषा में आप डाइजेस्टेट भी कहते हैं। और अगर आप 100 टन गोबर को प्रोसेस करते हैं तो पीछे क्या बचता है? लगभग 25 टन के आसपास सॉलिड और लगभग 75 टन के आसपास लिक्विड स्लरी बचता है हर दिन। दुनिया इसको वेस्ट मानती है जिसे हमें फेंकना पड़ता है, लेकिन अमूल वालों ने इसी वेस्ट को पूरे के पूरे सिस्टम का दिल बना दिया है। ये बात कोई भी नहीं बताता है। अब जरा एक सेकंड के लिए आप उस किसान के बारे में सोचिए जो कि आपके घर में रोज दूध पहुंचाता है। वो आदमी साल भर मेहनत करता है, लेकिन उसकी जेब से पैसा लगातार बाहर ही बहता रहता है। अगर वो फर्टिलाइजर की एक भी बोरी खरीदता है तो वो पैसा गांव से निकलता है और बाहर जाता है। फर्टिलाइजर के लिए जो अब सब्सिडी भी उसको मिल रही है, वो सब्सिडी हमारी जेब से अगर जा रही है तो भी यार मेजरली वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? वो बाहर ही जा रहा है। आपने खुद भी देखा होगा, किसान का खर्चा हर साल बढ़ते जा रहा है, पर हाथ में उसकी जो कमाई होती है, अगर आप कुछ बड़े बड़े किसान छोड़ दें तो बाकी लोगों के लिए कमाई खाली श्रिंक ही होते जा रही है। ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है, ये एक डिजाइन है। इसको मैं लीकेज कहता हूँ। एक गाँव जो भी कुछ कमाता है वो एक छेद से टपक टपक कर खाली बाहर बहता जाता है। तो अमूल वालों का असली प्रोडक्ट दूध नहीं है, गैस नहीं है, एक लूप है जो कि इस छेद को थोड़ा सा बंद करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें पहला स्टेप क्या आता है? अमूल वालों की जो डेयरी है वो किसान से हर रोज गोबर खरीदती है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि एक किसान के पास 5 गाय हैं, वो दिन का लगभग 75 रुपए इसके बदले में कमाता है। वो भी उस गोबर को बेच के जो कि पहले उसकी सरदर्दी थी कि अब इसको हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा या फिर इसको सल्टाना पड़ेगा। और अगर पूरे साल के हिसाब से देखिए, ये ऑलमोस्ट 30,000 रुपए के आसपास पहुंच जाता है, दूध की कमाई से बिल्कुल अलग, उसके ऊपर। और यहीं पे आता है दूसरा स्टेप। अभी जो प्लांट लग रही है उससे क्या बनता है? बायो CNG, जो कि अमूल के ही डेयरी के जो अलग अलग ट्रक्स हैं, प्लांट्स हैं, उसको चलाने में हेल्प करता है, एंड इसके कारण आपका कंजम्पशन कम होता है डीजल का। और यहीं पे आता है तीसरा स्टेप। ये सारा जब प्रोसेस हो जाता है, एंड में क्या बच जाता है? स्लरी। उस स्लरी को सुखा करके उसमें देसी रॉक फॉस्फेट और खास कुछ बैक्टीरिया को मिला करके फर्टिलाइजर बना दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद जो हमें अच्छा फील होना चाहिए, इससे भी ज्यादा अच्छी बात तो अगले स्टेप में आती है। अब वो नंबर आता है जिसे देख करके आप थोड़ा सा रुक जाएंगे। एक प्लांट जो है वो लगभग दिन का 100 टन गोबर लेता है। मतलब वहां के पूरे जो किसान हैं, उनकी जेब में हर रोज 1 लाख रुपए सीधा उनके हाथ में पहुंच रहा है, सिर्फ और सिर्फ उस गोबर के बदले। और उसी 100 टन से बनती है 1800 किलो के आसपास बायो CNG, जो कि डीजल की इंपोर्ट की जगह लेती है। अब जरा ऐसे समझो कि इतनी सारी हम जो गैस की हम बात कर रहे हैं, वो लगभग 75 to 80 रुपीज पर किलो के हिसाब से बाहर बेची जाती। बट कहानी ये खत्म तो होती नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, इस पूरे प्रोसेस के एंड में उनके पास बचता क्या है? वेल 25 टन के आसपास सॉलिड फर्टिलाइजर एंड लगभग 75 टन के आसपास लिक्विड फर्टिलाइजर, जो कि हर रोज सेल्स के लिए रेडी है। इन सबको अगर आप जोड़ो तो एक प्लांट हर रोज लगभग 3 लाख से ऊपर कमा के देता है, यानी साल का लगभग 12 करोड़ रुपए। अब वो चौथा स्टेप समझिए। जिस किसान ने सुबह गोबर बेचा है, वही किसान जिसने सुबह दूध बेचा और साथ में गोबर भी बेचना शुरू कर दिया, उसने अपनी अगली फसल के लिए जब उसे फर्टिलाइजर चाहिए था, अपनी इस गोबर की कमाई से कहीं ना कहीं उसने इस्तेमाल करके वही वाला फर्टिलाइजर उसने वापस खरीद लिया। मतलब डेयरी एक हाथ से पैसे देती है और दूसरे हाथ से पैसे लेती है। यहाँ पे एक सर्कुलर इकोनॉमी बन रही है कि यार गाँव का पैसा है जो कि कहीं ना कहीं लीकेज के थ्रू बाहर चले जाता है, कुछ बाहर शहरों में और मेजोरिटी इंडिया के बाहर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये गोबर इतना ज्यादा कीमती क्यों है। क्योंकि वो कीमत कहीं ना कहीं गोबर में नहीं है, कीमत उस लूप के अंदर है जिसमें वो 1 रुपए को 12 बार घुमा रहा है। पर इसी बात पे जरा 1 मिनट के लिए ठहरते हैं। पुराने इंडिया के अंदर गोबर या तो उपले बना करके जला दिया जाता था। अब वही गोबर अगर आप एक तरह सोच के देखें, गांव के लेवल पे वो एक फिक्स डिपॉजिट बन गया है जो कि हर रोज ब्याज वहां पे देती है। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ सोच बदली है, प्रोसेसेस बदली हैं। एक वेस्ट को एक एसेट की तरह देखना शुरू कर दिया गया है। जापान की सुजुकी, वही मारुति वाली गाड़ियां जो बनाती है, वेल उन्होंने इस मॉडल के पहले फेज के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपए लगाए थे 4 प्लांट्स के लिए। एंड ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि मारुति खुद CNG की गाड़ियों के मार्केट में 70% से ज्यादा का मार्केट शेयर रखती है, और ये जो बायो CNG है उनकी गाड़ियों का फ्यूल बन सकती है। इसका जो दूसरा प्लांट है वो इसी साल जनवरी के अंदर बुकाला नाम से एक जगह है, वहां पे चालू हुआ। और अब ये कहानी गांव-गांव तक पहुंचने की शुरुआत हो चुकी है। तो याद है मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक सवाल पूछा था कि ऐसा क्या है जो कि ये गोबर
इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतने ज्यादा इंपोर्टेड केमिकल फर्टिलाइजर को कहीं ना कहीं रिप्लेस करने में हेल्प कर रहा है। देखो, जिस डीएपी की हम स्टार्टिंग में बातें कर रहे थे, डीएपी मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट नाम से जो फर्टिलाइजर होता है, वो इतना ज्यादा महंगा क्यों होता है? इसको ऐसे समझिए कि डीएपी के अंदर लगभग 18% के आसपास नाइट्रोजन और लगभग 46% के आसपास फॉस्फेट होता है। लेकिन एक बात है जो कि उस 50 केजी के डीएपी के पैकेट के ऊपर, उस बोरी के ऊपर लिखा हुआ नहीं होता है कि डीएपी पानी में तुरंत घुल जाती है। और इंडिया की ज्यादातर मिट्टी या तो एसिडिक है या फिर कैल्शियम से भरी हुई है। फास्फोरस इन मिनरल्स के साथ मिलते ही चिपक जाता है और पत्थर जैसा लॉक हो जाता है। इसे कहते हैं फॉस्फेट फिक्सेशन। और इसके कारण क्या होता है कि यार फर्टिलाइजर का अच्छा खासा कंपोनेंट वहीं पर होता है, लेकिन प्लांट्स उसे यूज नहीं कर पाते हैं। और अब जरा ध्यान से इस बात को सुनना, डीएपी का 60 to 70% हिस्सा मिट्टी में गिरते ही इस तरह से लॉक हो जाता है। और मेरे दोस्तों, ये जो इतना सारा वेस्टेज हो रहा है, ये प्रैक्टिकली सिर्फ उन किसानों की जेब नहीं खा रहा है, उनकी जमीनों को खराब नहीं कर रहा है, वो हमारे इंडिया के पानी को भी खराब नहीं कर रहा है। हर एक एक्स्ट्रा बोरी के साथ हमें ज्यादा रॉक फॉस्फेट इंपोर्ट करना पड़ता है, हमें और ज्यादा फर्टिलाइजर्स को प्रैक्टिकली इंपोर्ट करना पड़ता है। देखो दोस्तों, ग्लोबल मार्केट के अंदर 1 टन डीएपी पिछले सीजन करीब $930 तक पहुंच गया था। यहाँ एक बात है जो कि मैं सीधा सीधा कहूंगा ताकि आप गलत ना समझो, हमारी सरकार किसानों को इस ग्लोबल झटके से बचाती है, वो इस पे उन्हें पूरा सपोर्ट देती है हर तरह का। और इसी के कारण होता है कि यार किसानों के लिए फर्टिलाइजर का रेट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो भी वो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर चुकाते हैं। और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इसको समझे कि यार इस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि गलती यहाँ पे किसान की नहीं है, गलती उस मदद की भी नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जिसने कहीं ना कहीं बाहर से हर चीज को मंगवाना एक सिस्टम बना दिया है। और यहीं पे बात आती है PROM की। पहले इसका मतलब है फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, वही ग्लोबल वाली स्लरी, देसी रॉक फॉस्फेट और बैक्टीरिया के साथ। इसमें फॉस्फोरस तुरंत घुलने वाला सॉल्ट नहीं है, वो ऑर्गेनिक कार्बन की तरह एक चादर के अंदर सुरक्षित रहता है। और इसी के कारण ये होता है कि हमारे जो गोबर से बना हुआ पूरा का पूरा फर्टिलाइजर है, ये मिट्टी में जाते ही लॉक नहीं होता है। मिट्टी के अंदर जो भी बैक्टीरिया और नेचुरल एसिड्स होते हैं, वो धीरे धीरे उसे लॉक करते हैं, जिसके कारण जो भी आप वहां पे प्लांटेशन करते हो, चाहे वो ग्रीन्स हो, पौधे हो, आपके अलग अलग फल हो, सब्जियां हो, वो उसको धीरे धीरे उसका यूटिलाइजेशन कर पाती हैं, जिसके कारण उसका एक्चुअल आउटकम आता है। अब इस पूरी चीज को जरा समझो कि एफडी वर्सेस पेंशन वाली डिबेट के हिसाब से डीएपी जो है हमारा, वो एक तिजोरी है जो कि मिट्टी में खुलते ही लुट जाती है, लेकिन प्रॉम जो है, जो कि हमारी गोबर के थ्रू बनाया जाता है, वो एक पेंशन की तरह है जो कि पूरी फसल को थोड़ा थोड़ा करके बेनिफिट देते रहती है अगली फसल तक। हर टन प्रॉम जो कि किसान इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही इंपोर्टेड डीएपी की जरूरत घटते जाती है। मतलब ये ₹1 का गोबर एक साथ 3-4 चीजें हमारे लिए बचा के दे रहा है। किसान की जेब भी यहाँ पे भरी जा रही है एंड मिट्टी की जान भी यहाँ पे ज्यादा हो रही है। देश की जो फॉरेन करेंसी है वो भी बचती है। और इसी वजह से कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, हमारी सरकार का पूरा जो सिस्टम है, वो इसी तरफ पूरी तरह से झुकते जा रहा है। गोबरधन नाम से हमारी सरकार की एक स्कीम है जिसके अंदर सरकार बहुत सारा पैसा लगा रही है, काफी ज्यादा इंसेंटिव्स दे रही है कि कैसे भी ऐसे प्लांट्स पैन इंडिया जम के लगाए जा सकें। अब यहीं पे एक बात आती है जिसपे कुछ लोग मुझसे थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हैं, थोड़ा सा लड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये जो कोऑपरेटिव वाला पूरा लूप है, किसी भी फ्लैशी प्राइवेट स्टार्टअप से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनमें मुनाफा गांव में रहता है, किसी भी दूर बैठे इन्वेस्टर के पास नहीं जाता है। कुछ लोग कहेंगे कि यार कोऑपरेटिव स्लो होते हैं, प्रॉम अकेले डीएपी को आखिर कैसे रिप्लेस कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इसमें कौन से एस्पेक्ट ज्यादा सही लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं। बट फिलहाल के लिए मैं आपको उधर लेके जाना चाहूंगा जहां पे शुरुआत में हमने 2 सवाल पूछे थे। ₹1 का गोबर अरबों रुपए के इस इंपोर्ट को आखिर कैसे हरा सकता है, और पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? दोनों जवाब अब एक ही जगह आपके सामने आ चुके हैं। पैसा कहीं नहीं जा रहा है, पैसा बस गांव के अंदर घूमना चालू हो रहा है। और वही घूमता हुआ जो रुपया है, एक एक टन करके इंपोर्टेड केमिकल को भी बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली उस इंपोर्ट को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं ना कहीं अमूल का एक बड़ा ही जीनियस प्ले है, क्योंकि ये जो पूरी बातचीत है, ये खाली दूध और गैस की नहीं है, बल्कि उस लूप की है जिसमें लीकेज जीरो की तरफ जा रहा है और इंपोर्ट हर दिन थोड़ा थोड़ा घटते जा रहा है। बाकी मेरे दोस्तों, अब जब भी किसी बिजनेस को देखोगे, खुद से एक बार जरूर पूछना कि इसमें पैसा लूप कर रहा है या फिर लीक हो रहा है, कहीं और जा रहा है। ये एक सवाल आपको वो दिखा देगा जो कि शायद बाकी सारे लोग मिस कर देते हैं। और एक और एंगल आता है इसी में जो कि बड़ा ही स्पेशल है मेरी नजर में। यही जो गोबर है, अब भारत ऑर्गेनिक्स नाम से एक नया ही खेल खेलने जा रहा है, जहां बिक्री का 50% मुनाफा सीधा सीधा किसान के अकाउंट में जाता है। कमेंट में बताना क्या हम उस तरफ मेहनत अपनी चालू करें। अगर आपने हाँ कहा, हम उसके ऊपर काम चालू करेंगे, महीने भर के अंदर वीडियो आपके सामने होगी। फिलहाल के लिए लेकिन आज का डीप डाइव वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको काम पसंद आया, इसमें कुछ भी वैल्यूएबल लगा, तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं एंड अपने सर्कल में, अपने परिवार में ये वीडियो 4 लोगों को जरूर दिखाएं। अभी के लिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आप देख रहे हैं ग्रो एज, मैं हूं जयंत मुंद्रा और आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी अगले वीडियो में, अगले डीप डाइव में।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.